वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी टीचर, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, हमने ईवीएस में काफी सारी चीजें कर ली हैं। हमने फैमिली फ्रेंड्स कर लिया है, और हमने फूड एंड न्यूट्रिशन कर लिया है, प्लांट फैक्ट्स कर लिए हैं, एनिमल फैक्ट्स कर लिए हैं, और हमने और भी बहुत सारी मैटर वगैरह बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार जाइए और उन वीडियोस को भी जरूर जरूर देखिए, और उससे रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो प्लीज आके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये अगली क्लास में करवा दीजिए। ठीक है। तो या फिर किसी टॉपिक को रिलेटेड आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैम मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, या ऐसी चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस चीज को भी ध्यान रखूंगी, और उसके बाद आपका अगली क्लास में उस टॉपिक का भी आंसर दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आज ईवीएस में हम करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। कल हमने सेपरेशन ऑफ क्या किया था, लिक्विड सॉलिड कर लिया था। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर घुला हुआ होता है तो उसे कैसे अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन। बहुत ही आसान। क्या होता है सेडिमेंटेशन? मिट्टी मिलाई होगी बचपन में, गेम तो सभी खेलते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा। एक ग्लास लिया, उसमें मिट्टी मिला दी, फिर रख देते हैं, फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या हो गया, नीचे जाके वो जम जाता है और पानी पानी ऊपर रह जाता है। ये सारी चीजें तो देखी होंगी आपने जनरली। तो ये किया भी होगा। या फिर चौक पाउडर डाल दिया पानी के अंदर, फिर उसको रख दिया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, देखते हो तो थोड़ी दिनों के बाद, टाइम के बाद वो नीचे जम जाता है, ऊपर ऊपर आपका पानी रह जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। ठीक है। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच heavier contaminants in a liquid often water settle to the bottom of the container। बॉटम में सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बस हो गया। बाकी ऐसे हो जाते हैं सेटल नीचे। ठीक है। इसे अवसादन कहा जाता है हिंदी में। फिर आता है डिकेंटेशन। क्या होता है डिकेंटेशन? ये एक मेथड होती है सेपरेशन की। मिक्सचर्स को ही सेपरेट किया जाता है। इट वर्क्स फॉर मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स एंड आल्सो फॉर मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो घुलते नहीं है, मिसिबल लिक्विड जो घुल जाते हैं। ठीक है। डिकेंटेशन ऐसी प्रोसेस है, अब कुछ भी नहीं है, सिंपल। इतना सारा लिखा हुआ है मैम, पता नहीं क्या 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 है ये। नॉर्मली क्या, अब सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन के बाद में जो आपका जमा हुआ पार्ट था नीचे, ठीक है, उस पार्ट को वहीं रहा, और बाकी आपका जो वाटर था उसको आपने अलग निकाल लिया। वही आपका डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण की प्रक्रिया होती है, कहलाती है। ठीक है। जो आपका, जैसे ये सेडिमेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, जैसे ये बच गया, अब उलट दोगे, इससे पानी निकाल दोगे अलग, तो सॉलिड आपका अलग हो गया, लिक्विड आपका अलग हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, डिकेंटेशन, या फिर इसे बोलते हैं निस्तारण। ठीक है। अमिश्रणीय तरल पदार्थों के लिए होता है, और रसायन विज्ञान में निस्तारण की परिभाषा के आधार पर यह पृथक्करण विधि तरल पदार्थ के अमिश्रणीय होने के समाधान से, जो ठोस, मतलब ठोस को अलग कर लो और लिक्विड को अलग कर लो, उसके लिए होती है। अब आती है फिल्ट्रेशन। घर में चाय तो छानते ही होंगे, ठीक है, चाय छानते होंगे, चाय जनरली बनाते हैं, उसके बाद छानते होंगे, तो वही है फिल्ट्रेशन। रेजिड्यू आपका, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाता है, और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाता है, तो उसे ही फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये भी आपकी एक केमिकल प्रोसेस है जिससे सॉलिड और लिक्विड को अलग किया जाता है, और कई बार गैसेस को भी अलग किया जाता है फिल्टरिंग डिवाइस से। ठीक है। और द फ्लूइड दैट वी गेट आफ्टर द फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्ट्रेट। जो यहाँ पर ये आपको फ्लूइड दिख रहा है ना नीचे आया हुआ, इसको तो हम बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट। ठीक है। जो यहाँ पर नीचे ये फ्लूइड आ रहा है, और जो ऊपर बच गया, इसे बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो लार्जर साइज के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और उससे वो पास होके नीचे नहीं जाते हैं। इसे हम ग्रेविटी फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। छानना, तो ये हो गया निस्यंदन या छानना। अगला आ गया इवेपोरेशन। बहुत ही आसान सरल, सबसे इवेपोरेशन की प्रोसेस से आप जनरली क्या करते हैं, जैसे आपका नमक बनाते हैं ना, नमक किस प्रोसेस से बनता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस से बनता है। जो समुद्र के क्या होता है, समुद्र के किनारे गए, वहां पे जाके आपने क्या किया,
जाके वो जो समुद्र का पानी होता है उसको गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में उसको क्या छोड़ दिया जाता है भाप बनने के लिए। तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, और जो उसमें नमक होता है वो नमक नीचे बच जाता है। तो इसे ही हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? इवेपोरेशन की प्रोसेस कहा जाता है, भाप में बदलने की प्रक्रिया। तो आपका लिक्विड अलग हो गया, सॉलिड पार्टिकल अलग नीचे बच गए। ठीक है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो आपका घुला रहता है सॉलिड सब्सटेंस किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, तो वो आसानी से उड़ के आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड आपका उड़ जाता है, भाप बन के वाष्प में बदल जाता है, और आपका ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में नीचे रह जाता है, जैसे नमक। ठीक है, ऐसे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब भैया सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? घर में मशीन है, वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलते होंगे वॉशिंग मशीन में, देखा कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है। या घर पे क्या बनाते हैं, दही मथते हो कभी? वो जो मथने की प्रोसेस है ना, ऐसे ऐसे मथते हैं, नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, वो घूमता रहता है, वही आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या है? एक मेथड है सेपरेट करने की। अब देखते हो ना उसमें से कैसे मथते हो। अगर आप क्रीम निकालने के लिए, बटर मिल्क को उसको निकालने के लिए मथते हो उसमें से, ताकि बटर अलग हो जाए और मिल्क अलग, तो मथ मथ के क्या होता है, थोड़ी देर के बाद सॉलिड पार्ट ऊपर आ जाता है और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है। ऐसे वॉशिंग मशीन में क्या होता है, गंदगी अलग हो जाती है और लिक्विड पानी अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये सेपरेट करने की एक प्रोसेस है स्पिनिंग के थ्रू, यानी कि घूम घूम के ऐसे रोटेशन में। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। आपके ग्रेविटी भी काम आती है, सॉलिड पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। ठीक है, और आपके अलग हो जाते हैं निकल के, और आपका लिक्विड अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये देखो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस। फिर आता है, इसे ही हम हिंदी में अपकेंद्रन कहते हैं। अपकेंद्रन ऐसे ऐसे घूमता है ना बच्चों, इसीलिए। ठीक है, फिर आता है डिस्टिलेशन की प्रोसेस। बेटा डिस्टिलेशन भी बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, अभी इसको भी मैं बताऊंगी आपको। Distillation in this technique of separation, mixture containing solid and liquid is heated and vapor formed during heating is collect and condense in a specific container। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपका जो भी आपकी डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो सॉलिड लिक्विड है वो यहाँ पे आपका जमा हुआ रहता है, इसके अंदर है। ठीक है, इसको गर्म किया जा रहा है, और जो आपका इसके जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर आ गया, तो ये उससे यहाँ से उस गैस में परिवर्तित हो गए, ये इधर निकल के आ जाता है कंडेंसर के थ्रू। फिर ठंडी होके वो गैस आपकी वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका सॉलिड पार्ट है वो यहाँ पे लेफ्ट रह जाता है। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस है? डिस्टिलेशन की प्रोसेस है। ठीक है, इसे हम आसवन कहते हैं बच्चों। ठीक है, पृथक्करण की एक मेथड है जिसे आसवन कहा जाता है। संघनन होके लिक्विड पार्ट का वो दूसरे कंटेनर में चला जाता है और सॉलिड पार्ट आपका नीचे बच जाता है। फिर आपका आता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं? अब इसमें सबसे पहले आता है सेपरेशन कोन। ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया? इमिसिबल लिक्विड्स अमिश्रणीय, मतलब जो आपस में नहीं घुलते हैं, जैसे तेल और पानी क्या आपस में घुलते हैं? नहीं घुलते, तो ये अमिश्रणीय है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अब मिसिबल लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, लिक्विड विच डज नॉट मिक्स व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन द कोन। देखो जैसे ये प्रेजेंट है, लिक्विड विल फॉर्म बाइलेयर, तो वहां पे आपका वो क्या बन जाता है? दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वन लिक्विड विल बी प्रेजेंट इन द अपर लेयर, जबकि दूसरा आपका नीचे लेयर में प्रेजेंट होता है, बॉटम की लेयर में। तो आप क्या करते हैं? इस नॉब को खोलते हैं, तो इससे जो लिक्विड आपका नीचे होता है उस लिक्विड को आप क्या कर लेते हैं? नीचे अलग कलेक्ट कर लेते हैं बीकर में, और बचा हुआ लिक्विड आपका ऊपर रह जाता है, और इससे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका पानी है और ये आपका तेल है, तो तेल की डेंसिटी कम होने के कारण वो वापस पानी में कभी घुलता नहीं, तो इसीलिए जो आपका अब यहाँ पर क्या बच गया? आपका पानी, ऊपर रह गया तेल, तो आपने ये नॉब को खोला और पानी पानी उसे अलग कर लिया, और जैसे ही तेल के नीचे सतह पे पहुंचे उसको नॉब को बंद कर दिया, इससे कि आपका तेल ऊपर रह गया और आपका पानी आपका इसमें बीकर में इकट्ठा हो गया। समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है। ठीक है, शंकु के आकार का दिखता है, तो इसीलिए इसे पृथक्करण शंकु भी बोला जाता है। ठीक है, अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत ही अच्छा
और आसान है। ठीक है, ये जनरली जब आप लैब में वर्क करोगे ना बच्चों, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लैब में वर्क किया होगा, तो उस समय पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी उन्होंने किया होगा। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन की ही प्रोसेस है। लिक्विड इज हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड वेपर इज कलेक्टेड एंड कंडेंस इन सेपरेट कंटेनर। ये कुछ डिस्टिलेशन ही है, बस इसे प्रभाजी आसवन बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। थोड़ा सा जैसा हमने डिस्टिलेशन पढ़ा है, लगभग उसी के तरह है। ठीक है, तो क्रूड पेट्रोलियम को हीट करके अलग अलग टेम्परेचर, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनको अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ही। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन सेपरेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, ये आपकी जो भी आपके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, इनको अलग अलग करने में, इनको सेपरेट करने में काम में आती है। तो काफी आसान है सेपरेशन की आपकी प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें देखो, इससे समझते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा है। इसके अंदर आपके दो लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड ही हैं। ठीक है, अब दोनों लिक्विड हैं, तो अब क्या होता है, दोनों लिक्विड हैं। अब यहाँ पर ये आपका थर्मामीटर सेट कर दिया। अब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा, और बॉईल होके क्या कर लेगा, जिसका कम है, जिसका ज्यादा होगा तो वो बाद में बॉईल उबलना शुरू करेगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा और इसके थ्रू, इस कंडेंसर के थ्रू होता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो कन्वर्ट हो गया वेपर फॉर्म में। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंचा तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। अब दूसरे का तो बॉइलिंग पॉइंट वो था ही नहीं, तो वो क्यों कन्वर्ट होगा वेपर में। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट था उसने क्या करना शुरू कर दिया, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो वो कन्वर्ट होने लगा और वो इधर से होता सीधा यहाँ तक पहुंच गया। अब ये कंडेंसर लगा है, यहाँ पे कंडेंसर लगने की वजह से वो यहाँ तक आते आते आपका किस में कन्वर्ट होने लग गया, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, और यहाँ लिक्विड फॉर्म में वो इसके अंदर इकट्ठा हो गया। और यहाँ पर आपका दूसरा जो लिक्विड था वो यहाँ पर रह गया, और एक लिक्विड आपका यहाँ पर अलग हो गया। तो ये था बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमने इसमें क्या किया, दो लिक्विड्स को अलग अलग सेपरेट कर लिया। बहुत ही आसान टेक्निक है और बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसके थ्रू हम इन दोनों लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन इसे कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन के नाम से इसे जाना जाता है। तो बच्चों, आज हमने सेपरेशन पढ़ा, कैसे सॉलिड से लिक्विड को अलग किया जाता है और लिक्विड से लिक्विड को अलग किया जाता है। ठीक है, दो हमने लिक्विड से लिक्विड वाले पढ़े पृथक्कारी शंकु के द्वारा, और एक हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हमने पढ़ा इस सबको। ठीक है, तो बच्चों, अब मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों की एज कितनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। तो उसका आंसर है बच्चों 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा देने का प्रावधान आरटीई एक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी हालत में आपको शिक्षित करना ही करना है। वरना एक और इसके अलावा दो चीजें हैं बच्चे जिसमें ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, जो आपका डिसेबिलिटी एक्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट आपको क्या करना है, जो आपके डिसेबल्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कैसे फिजिकली एबल्ड बच्चे भी, जिसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, कुछ मतलब उनके लिए आपका कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको हम एज इट इज ही मतलब 6 to 18 साल रखा जा सकता है। इनके लिए 6 to 14 होता है, और उनके लिए आपका 6 to 18 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये दोनों पॉइंट्स को बच्चों याद रखना, जनरली बच्चे इसी में जाके गलती करते हैं। तो आपका आरटीई एक्ट के तहत नॉर्मल जो सारे बच्चे हैं उनके लिए 6 to 14 है, जो फिजिकली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए आपका 6 to 18 है, नॉर्मल बच्चों के लिए 6 to 14 है। ठीक है, ये याद रखना, 6 to 14 सबके लिए, और जो फिजिकली एबल्ड है उनके लिए 6 to 18 है। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीटेट की तैयारी हमारे साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए प्लीज, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।